बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप 1 एलिमेंट्स। आपके पास फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करना है। यहाँ पे पहले हमने थर्ड पीरियड को था स्टडी किया, डीपली स्टडी किया, उसकी हर चीज़ देखी, प्रॉपर्टीज़, उसके रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर एंड क्लोरीन। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास पीरियड की बात नहीं हो रही, ग्रुप की बात हो रही है। तो ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम, आपके पास पीरियड होता है लेफ़्ट टू राइट। आपके पास यहाँ पे पहले हमने थर्ड पीरियड को देखा और यहाँ पे हमने फर्स्ट ग्रुप को देखना है। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की आपके पास बात करती हूँ तो मेरे पास टॉप टू बॉटम आएगा। ठीक है जी। आप periodic टेबल में भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके पास जो है फर्स्ट ग्रुप में ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किए। यहाँ पे देखें आपके पास प्रोडक्ट टेबल दिखाया गया है। ये देखें आपके पास फर्स्ट ग्रुप ये वाला है। ठीक है, आपके पास फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास क्या चीज़ है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। ठीक है, आपके पास जो है यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ CS तक पढ़ना है, तो ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप जो है ये वाला है। ठीक है जी। हमारे पास जो था वो हम इस तरीके से कर रहे थे, आपके पास थर्ड पीरियड ये वाला था। अब हम फर्स्ट ग्रुप को कर रहे हैं। ठीक है जी। आपके पास हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इनमें नहीं आ रहा। सबसे जो बड़ी गलती है पीरियोडिक टेबल की वो यही है कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन मेटल नहीं है। ठीक है, तो हम इसे स्टडी यहाँ पे नहीं करेंगे। हाँ, इसकी जगह ये वाली रखी गई है, लेकिन पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, तो हमने ये चीज़ स्टडी करनी है। तो चलें जी, देखते हैं आपके पास यहाँ पे देखें। आपके पास मैंने यहाँ पे इनके नेम लिख दिए हैं, आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी शो हो रहे हैं और इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी शो हो रही है। आप देखें ये वन ग्रुप एलिमेंट है, तो इनकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है ये लास्ट में इनका S में आ रही है, 1 है इनका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे मेनली आपके पास फ्रेंसियम का नहीं है, सीजियम तक इनके दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू बुक। यहाँ पे मैंने इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं इन एलिमेंट्स की कि आपके पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दीज आर अल्कलीज, आपके पास जैसे अल्कली, फिर आता है अल्कलाइन, अर्थ मेटल, ये तो अल्कली मेटल्स, जिसे हम दूसरी उसमें ये भी कह सकते हैं कि दीज आर बेसिस। ठीक है, बेसिक इन नेचर। दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ये हमारे पास ऑक्साइड्स बनाते हैं और मेनली हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ये बहुत ही रिएक्टिव हैं। फर्स्ट 3 ऑफ देम आर सेफ टू यूज़। हमारे पास जो फर्स्ट 3 हैं इनके एलिमेंट जिसमें हमारे पास आ रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप ये लेबॉर्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वाले बहुत ही रिएक्टिव हैं। ये आप अगर थोड़ा सा भी इसे एयर के साथ एक्सपोज करेंगे तो आपके पास ब्लास्ट भी हो सकता है या बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। दे प्रोड्यूस अल्कलाइन सोल्यूशन, ऑब्वियसली दे आर एसिडिक या अल्कली हैं तो हमारे पास अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगे। दे आर सॉफ्ट इन नेचर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट, वी कैन कट देम विद नाइफ। सॉफ्ट इन नेचर है तो आपके पास ये कट देम विद नाइफ मीन्स कि आप नाइफ से इसे काट भी सकते हैं। दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट प्लस देयर डेंसिटी, मीन्स कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग और इनकी डेंसिटी भी कम है। दे आर लाइटर देन अदर एलिमेंट्स, हमारे पास ये जो है लाइटर हैं दूसरे एलिमेंट से। अब इनके कुछ ट्रेंड्स देखें। अगर आप सिंपल में इनके ट्रेंड्स की तरफ जाएं तो आपके पास ट्रेंड में सबसे पहले ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनके केमिकल नेचर को चेक करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इनका एटॉमिक साइज हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जब केमिकल की तरफ आएंगे तो इनका रिएक्शन देखेंगे कि फलां चीज़ के साथ इनका रिएक्शन कैसे हो रहा है, फलां चीज़ के साथ कैसे हो रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आ रहा है एटॉमिक रेडियस। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करती हूँ तो आप इस चीज़ से वाकिफ़ है कि आपके पास लेट सपोज एक सर्कल होता है, मैं इसे हाफ करती हूँ। ठीक है, दैट इज़ डायामीटर। अगर ये जो लाइन इसे कट करी है दैट इज़ डायामीटर। अगर मैं इसका भी सेंटर निकाल के सिर्फ ये आधा इसका करती हूँ सेंटर से कट, तो मेरे पास ये सेंटर से लेके यहाँ तक आउटर मोस्ट तक होता है रेडियस। ये रेडियस हो गया और ये फुल लाइन डायामीटर हो गई है। ठीक है, तो मैंने देखना है एटॉमिक रेडियस। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करती हूँ आपके पास, तो मेरे पास ये सेंटर है न्यूक्लियस और ये मेरे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये सेंटर ले ले, यहाँ पे कोई आउटर मोस्ट, तो दिस इज रेडियस ऑफ एन एटम। हमारे पास ये रेडियस है सेंटर से लेके न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आपने आउटर मोस्ट तक जाना है। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड
एटॉमिक रेडियस आपके पास। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर मैं ऊपर से नीचे आती हूँ तो मेरे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। लेट सपोज मैंने ये लिथियम का आपको स्ट्रक्चर बना दिया है, सोडियम का बना दिया और ये पोटेशियम का बना दिया। अब लिथियम के मेरे पास 3 थे, इसके मैंने 11 डाल दिए और इसके मैंने 19। तो आप चेक कर सकते हैं कि मैं अगर यहाँ से देखूँ यहाँ तक तो मेरे पास कम है, लेकिन यहाँ से देखूँ तो ये और भी इंक्रीज़ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो मेरे पास या ये देखें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक तो और भी इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे इंक्रीज़ होने का मकसद क्या है एटॉमिक रेडियस के, आपके पास शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है। ये तो मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट के लिखे। जब आप मज़ीद और का भी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर और बड़ा होता जा रहा है। अगर बड़ा होता जा रहा है तो ऑब्वियसली सेंटर से लेके आउटर मोस्ट का डिस्टेंस भी ज़्यादा होता जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। रीज़न क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। अब इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में शेल भी बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ए लिया, बी लिया, सी लिया, एक एलिमेंट ले लिया, इसका रेडियस कम था, इसका रेडियस थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसका रेडियस और भी ज़्यादा हो गया। तो आपके पास जितने शेल इंक्रीज होते जाएंगे रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया। कुछ यहाँ पे इनके रेडियस दिए गए हैं जो एंगस्ट्रॉम में मेजर किए गए हैं, सीजियम तक आपको दिए गए हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है जी। अब अगले ट्रेंड को देखें, ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आपके पास ये समझिए कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? Minimum amount of energy that is required to remove the outermost electron from the shell of a gaseous atom। आपके पास कोई एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम। आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है कि आप वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। ठीक है जी। आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है, लेट सपोज ये वाला मैंने वो कर दिया, ये वाला पड़ा हुआ है, तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए मुझे जितनी भी एनर्जी ज़रूरत होगी दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन। यहाँ फर्स्ट का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है कि आपके पास जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एक एटम में से, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आप पहला निकाल लिया, मैं दूसरा भी निकालना चाहती हूँ उस एटम में से इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब मैंने 2 निकाल लिए हैं, ऑलरेडी उस पर पॉजिटिव है, तो मैं कहती हूँ कि मैंने थर्ड भी यहाँ से निकालना है, तो मेरे पास ये होगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। पहले आयनाइजेशन एनर्जी की बात की गई है, मीन्स कि ये बिल्कुल पहला इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। ठीक है। यहाँ पे देखें, लो आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स उसका हाई रेडियस है और वो लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली कर देता है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है उसका स्मॉल रेडियस है, लूज इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट मीन्स के आसानी से नहीं करता। ये 2 बातें आपको इस नीचे जो बने गए स्ट्रक्चर है इसमें समझ आएंगी। यहाँ पे देखें, इसका है स्मॉल रेडियस, इसका है लार्ज रेडियस। ठीक है, ये रेडियस मैंने आपको शो भी कर दिया। यहाँ पे स्मॉल रेडियस है तो होल्ड जो आपके पास ये न्यूक्लियस है, इसे ये बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर सकता है। आपके पास जितने स्टूडेंट कम होंगे आपके पास उतनी तवज्जो उन पर ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे ये न्यूक्लियस बेचारा है, इसके पास तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है कि इसके इस वाले पे इतना ज़्यादा होल्ड है ही नहीं। अब एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे है, तो आप कौन सा आसानी से निकाल सकेंगे, ये वाला कि ये वाला? ऑब्वियसली आप जो है ये वाला आसानी से निकाल सकेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर भी है और न्यूक्लियस का इतना होल्ड भी नहीं है इस पर। और ये वाला मुश्किल से निकलेगा क्योंकि इसका होल्ड बहुत ज़्यादा और ये न्यूक्लियस के बहुत करीब है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास स्मॉल रेडियस है, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस हाई है, तो मुझे हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि मुझे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इसके दरमियान है इसको ख़त्म करना है और इसे यहाँ से खींच के निकाला है। लेकिन मुझे यहाँ पे इतनी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूक्लियस के होल्ड से दूर है, रेडियस भी ज़्यादा है, तो इसमें इतनी एनर्जी नहीं लगेगी। तो मैं कह सकती हूँ ना कि जिसका हाई रेडियस हो आपके पास, वहाँ पे इतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी इजीली रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास जितना आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर मेरे पास रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि अगर रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है तो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी इतनी नहीं लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अब इसके रीज़न क्या है?
अब मैंने तो आपको रेडियस का एक रीज़न दे दिया। अब मेन रीज़न भी आपको यहाँ पे लिखने होंगे कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। बाकी आपके पास इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होगी, ये जैसे आउटर मोस्ट में है, ये क्या होंगी, ये कम होती जाएगी जैसे ये दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से। तो आपके पास ये हमारे पास एलिमेंट हैं कौन से, टॉप टू बॉटम आपके पास फर्स्ट ग्रुप के, इनके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी आपको मेंशन है। फिर आ जाएं आपके पास ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपके पास ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या चीज़। आपके पास दो मैंने एलिमेंट लिखे हैं Na और Cl। इसमें हमारे पास जो है इसका ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, ये अपनी तरफ ज़्यादा करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ मेजर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें टेंडेंसी है कि ये ज़्यादा बॉन्डिंग, जो ये बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, एक क्लोरीन का एटम है, एक सोडियम का है, ये दोनों बॉन्ड बना रहे हो, तो हमारे पास इसकी टेंडेंसी, इसकी पावर ज़्यादा है कि ये जो बॉन्ड पेयर है ये अपनी तरफ खींचे। तो हमारे पास इसी टेंडेंसी को कहते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ज़्यादा है। हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो फ्लोरीन है हेलोजन फैमिली में। हमारे पास यहाँ पे जो है ये कम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इसकी है। क्यों, क्लोरीन 17 है, ये 11 है, इसका 11 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसकी 17 है, तो ये मोस्ट इससे जो है क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि वो फ्लोरीन है, तो इससे ज़्यादा होगा। तो हम कहते हैं कि जिस एटम की टेंडेंसी हो वो किस चीज़ की, अट्रैक्ट करने की बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, अट्रैक्ट मोर बॉन्ड पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। हमारे पास टॉप टू बॉटम आप वो कहते हैं डिक्रीज होती है। आपके पास डिक्रीज कैसी होगी कि आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या चीज़ है, ये एक Na का बना रहे हैं, ये मैंने क्लोरीन का लेट सपोज बना लिया है। आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हमारे पास मेटल्स जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। आपके पास जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज़ अल्कली मेटल्स, और मेटल्स जो होते हैं उनका काम होता है कि वो लूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास बड़ा ही सॉलिड रीज़न है कि आप ये बता सकते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, सो देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन टू ग्रुप। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो तो दे देते हैं आसानी से, ठीक है, तो उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो बिकॉज दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन देयर नेचर, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो। हमारे पास ये कुछ दिए गए हैं, इन्हें पॉलिंग में हमारे पास मेजर किया गया। आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है डाउन टू ग्रुप क्या होगा, आपके पास लो होगी, ठीक है। तो आपके पास जो है रीज़न आप लिख सकते हैं कि लो, और अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं कि दैट हमारे पास जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके आते जाएंगे हमारे पास, तो उसके अट्रैक्ट करने की भी पावर होगी। और बाकी ये है कि आपके पास ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है। इसका सॉलिड रीज़न ये है। ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ तो आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कि ऐसा पॉइंट जिस पे आपके पास कोई सब्सटेंस बॉयल होना, उबलना शुरू कर देता है, और मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, बॉइलिंग पॉइंट जो आपके पास बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। अब मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो मेरे पास द फोर्स बाइंडिंग द एटम इन क्रिस्टल लेटेस्ट ऑफ दीज मेटल्स आर रिलेटिवली वीक। आपके पास यहाँ पे जितने भी ये एटम्स हैं, हमारे पास इनके एलिमेंट हैं, इनमें जितने भी एटम्स हैं, ये इनका जो आपस में बॉन्ड है, ये अंदर से इनके एटम्स का जो आपस में बॉन्ड है, और इन्होंने एक क्रिस्टल लेटिस बनाया हुआ है, उसकी जो फोर्स कह दें या आप बॉन्ड कह दें, वो बहुत ही वीक है। तो आपके पास ये इसीलिए सॉफ्ट इन नेचर है, और ये जो है अगर वीक है तो मुझे इतनी ज़्यादा ना हीट देने की ज़रूरत है, ना मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत है कि वो टूट जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है, तो मुझे कम ही हीट देनी पड़ेगी, वो फ़ौरन बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे देखें, आपके पास एंड पोजेस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विच डिक्रीजेज डाउन टू ग्रुप। आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने दिए गए हैं, ये मेल्टिंग है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, आपके पास ये आप देख सकते हैं, सिंपल बात है। आप रीज़न देखें, आप रीज़न में आप ये लिख सकते हैं कि बॉन्डिंग में होता है, जैसे मैं लिथियम लेती हूँ तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो है ज़्यादा होल्ड होगा न्यूक्लियस का 3 इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन अगर मैं नीचे जाती हूँ तो मेरे पास वो स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है, शेल्स आते जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है बॉन्डिंग कमज़ोर होती जाएगी, उसका उबलना बहुत ही आसान है, ठीक है।
फिर उसके बाद आ जाएं आपके पास जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है अदर सब्सटेंस से इनका कम होगा। फिर आ जाएं आपके पास ट्रेंड इन डेंसिटी आ जाता है। अब डेंसिटी क्या चीज़ है, सबसे पहले बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो, ट्रेंड इन डेंसिटी में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डेंसिटी है क्या चीज़? आपके पास डेंसिटी जो होती है, आपने कोई वॉल्यूम लिया है, फिक्स वॉल्यूम में आपके पास, लेट सपोज मैंने ये वॉल्यूम लिया है, अब इन दो वॉल्यूम में मेरे पास कितना मास आता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास डेंसिटी है कि मेजर ऑफ हाउ मच मास इज पैक्ड इनटू अ गिवन स्पेस या वॉल्यूम। आपके पास कितना मास है एक गिवन वॉल्यूम में, आप दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैं आपको ये दिखाती हूँ, एग्जांपल है मेरे पास ये स्पेसिफिक, दोनों का हमारे पास वॉल्यूम सेम है, इसमें कम पार्टिकल्स हैं, इसमें कम मास होगा, इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, इसमें ज़्यादा मास होगा। तो मैं कह सकती हूँ ना कि मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम में कम है तो मेरे पास लेस डेंसिटी है, इसकी हाई डेंसिटी है। ठीक है जी, तो ये डेंसिटी का आपको ऐसे पता चलेगा। अब हमने इनकी डेंसिटी देखनी है आपके पास कि स्पेसिफिक उसमें कितनी डेंसिटी है। द ट्रेंड ऑफ डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। आपके पास इंक्रीज होती है, इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, आपके पास शेल भी ज़्यादा आते जा रहे हैं, और आपके पास सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रॉन मास ज़्यादा आता जा रहा है। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे होगा कि पोटेशियम हमारे पास लाइटर देन सोडियम है, हालांकि हमारे पास पोटेशियम तो बाद में आता है, सोडियम पहले आता है। तो हम ये कह सकते थे ना कि आपके पास जो है पोटेशियम थोड़ा सा हैवी होना चाहिए था डेंसिटी में एज कम्पेयर टू सोडियम, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है आपके पास कि वहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, दी वैकेंट डी ऑर्बिटल इंक्रीजेज द वॉल्यूम। अब आपके पास एक खाली जगह अंदर आ गई है इसके, और इसका एरिया इंक्रीज हो गया है, तो मैं कह सकती हूँ ना कि इसका एरिया इंक्रीज हो गया है, तो आपके पास एरिया इंक्रीज में फैल जाएंगे तो आपके पास इसमें कम आ जाएंगे, तो उसकी द वैकेंट डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस द वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब मास की बात नहीं, और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया क्योंकि आपके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल आ गया। इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक वॉल्यूम विच कॉज द लाइटर डेंसिटी देन Na। आपके पास एक, लेट सपोज मेरे पास ये सोडियम है, तो मेरे पास एक सोडियम का तो चले आ गया है, अब मेरे पास इसके साथ ही पोटेशियम अगर मैं करती हूँ, उसमें एक वैकेंट डी ऑर्बिटल आता जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है कि आपके पास डेंसिटी कम हो रही है। कैसे कम हो रही है, यहाँ पे समझे, मेरे पास ये दो सर्कल्स हैं, मेरे पास ये स्पेसिफिक है। ठीक है, मैंने कहा है कि अगर इसमें कम है तो ये लेस डेंसिटी है या लो डेंसिटी है, इसमें ज़्यादा है तो मेरे पास ये ज़्यादा डेंसिटी है। लेकिन अगर मैं इसी को मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो मेरे पास ये तो फैल जाएंगे, इसमें एरिया ज़्यादा आ जाएगा, तो इसकी भी तो कम ही होगी क्योंकि अब मैंने एरिया को, वॉल्यूम को ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास यही केस पोटेशियम और सोडियम के साथ है। अब इसकी वो देखें, आपके पास डाउन टू ग्रुप द ट्रेंड क्या है, डाउन टू ग्रुप नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज, न्यूक्लियर अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, इट कॉज द मोर इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीज क्यों होता है? टॉप टू बॉटम हमने देखे कि आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अब न्यूक्लियस कोशिश करेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन है मेरे होल्ड में आ जाए, वो उसे क्या करेगा, खींचेगा, जितना ही वो खींचता जाएगा वो उसके एक स्पेसिफिक एरिया में आते जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो स्पेसिफिक एरिया पे है। अब उस स्पेसिफिक होल्ड या उस स्पेसिफिक फोर्स में जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने आप को देखेंगे वो न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो आपके पास डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि आपके पास जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है जी।